हाँ जी बच्चों, राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप पार्ट नंबर 3 आज हम करने वाले हैं। बेटा इस पार्ट को करने से पहले ज़रा एक बार हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि पार्ट नंबर 1 और 2 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो बेटा पहले जब हम लोगों ने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो सबसे पहले बेटा हम लोगों ने कुछ बेसिक पॉइंट्स पढ़े थे एक पेंटिंग की, जिसको फ्रेडरिक सोरो ने बनाया था 1848 में। ठीक है बेटा, उसके बाद में उस पूरी पेंटिंग को हम लोगों ने बेटा एक बार डिस्कस किया था। उसके बाद बेटा हम लोग आए थे किस पे, उसके बाद बेटा हम लोग आए थे आपके फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे, कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आपके क्या क्या पॉइंट्स थे, क्या क्या उसमें चेंजेस आए थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद। फ्रेंच रिवॉल्यूशन को पढ़ने के बाद हम लोग दोबारा आ जाते हैं नेपोलियनिक कोड पे। 1804 सिविल कोड जो था बेटा, उसमें क्या क्या बातें हुई थी बेटा, उसमें क्या क्या बदलाव नेपोलियन ने किए थे, क्या पॉजिटिव थे, क्या बेटा वो नेगेटिव थे, वो बेटा हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था। नेक्स्ट टॉपिक बेटा जो हमारा आया था वो आया था हमारा मेकिंग ऑफ नेशनल यूरोप, के यूरोप में जो था नेशनलिज्म वो किस तरह बनना शुरू हुआ था। ठीक है, पहले वहाँ पे कॉलोनीज थी, पहले वहाँ पे कैंटोन्स थे, किंगडम्स थे, फिर किस तरह हम लोगों ने हैब्सबर्ग का एग्जाम्पल दिया था उस चीज़ के अंदर आपका। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि भाई यूरोप में किस तरीके से अलग अलग क्लास थे, लाइक पहले आपके अमीर लोग थे यानी कि आपका अरिस्टोक्रेट्स थे, फिर आपके गरीब लोग थे यानी कि जो पीजेंट्स थे, फिर आपके एक नई मिडिल क्लास का जन्म हुआ था जिसने लिबरलिज्म की बात की थी, जिसने आपका लिबरल नेशन की बात की थी जैसे। ठीक है, अब लिबरल नेशन के पॉइंट्स बेटा आपको याद होने चाहिए, जो बेटा मैंने कहा था आपको करने के लिए लिबरल नेशन के आपके क्या क्या आपके पॉइंट्स थे, क्या क्या डिफरेंस थे उसमें आपके। ठीक है, आज जो बेटा हम लोग एक टॉपिक कर रहे हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और उसका नाम क्या है, अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। तो सबसे पहले तो बेटा आप लोग ज़रा ये जानो कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंजर्वेटिव। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंजर्वेटिव, इस शब्द का मतलब क्या होता है, कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या होता है। देखो आपने सुना होगा बेटा, कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे पेरेंट्स बड़े लिबरल हैं, यानी कि मेरे पेरेंट्स बड़े खुले दिमाग के हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ बच्चे बोलते हैं कि मेरे पेरेंट्स तो बड़े बड़े कंजर्वेटिव हैं। कंजर्वेटिव मतलब होता है कि पुराने ख्यालात के लोग, ठीक है, जो ओल्ड ट्रेडिशंस की बात करते हैं, जो पुरानी चीज़ों की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी आपको डेफिनेशन देता हूँ तो बेटा यहाँ पे ये बोलते हैं अ पॉलिटिकल फिलॉसफी दैट स्ट्रेस द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, यानी कि परंपराओं की जो बात करते हैं। ठीक है, जो नई बदलाव हो रहे हैं, जो नए क्विक चेंज हो रहे हैं बेटा, उनकी बात नहीं करते ये लोग। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि भाई नेपोलियन जब बैटल ऑफ वाटरलू 1815 में जब नेपोलियन हार गया था तो उसके बाद कौन सा नया कंजर्वेटिज्म आया था, ये बेटा यहाँ पे आपको बात करनी है। टॉपिक बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन 1815 में बेटा आपका नेपोलियन हार गया था। ठीक है ना, बैटल ऑफ वाटरलू में आपका नेपोलियन हार गया था। इसको हराया था ब्रिटेन ने, रशिया ने, प्रूशिया और ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है बेटा, तो क्या होता है, यूरोपियन गवर्नमेंट्स वर ड्रिवन बाय स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। ठीक है, अब भाई नेपोलियन ने जो फ्रांस में बदलाव किए थे, जो उसने अच्छे अच्छे बदलाव किए थे, वो कंजर्वेटिव लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आए थे। उन्होंने बोला था कि भाई जैसे पहले था ना, जैसे फ्रेंच में पहले बेटा फ्रांस में बारबन डिनास्टी थी, जो पहले था, पहले मोनार्की थी वहाँ पे फ्रांस में। ठीक है, तो वही ठीक था, ये नए बदलाव नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो यूरोपियन गवर्नमेंट्स ने दोबारा ऐसा करना चाहा। अब कंजर्वेटिव्स क्या बोलते हैं कंजर्वेटिव बोलते हैं, कंजर्वेटिव बिलीव दैट इस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस सोसाइटी लाइक द मोनार्की, चर्च, सोशल हायरार्कीज, प्रॉपर्टी एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व। ठीक है ना, अब भाई नए जो कंजर्वेटिव है ना बेटा, ये लोग कहते हैं कि भैया जो पुराने तरह की आपकी हायरार्कीज थी कि भाई एक राजा होगा, उसका बेटा ही राजा बनेगा, जो अमीर लोगों के पास प्रॉपर्टी होगी, जो एक चर्च थी बेटा वही रहना चाहिए, नए बदलाव नहीं होने चाहिए। जो बदलाव नेपोलियन ने किए थे ना, ऐसे बदलाव नहीं होने चाहिए। अब क्या होता है, अब इन कंजर्वेटिव्स में से ही ना बहुत से कंजर्वेटिव्स जो थे, बहुत से जो थोड़ी अपनी सोच चेंज कर रहे थे, उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है। उन्होंने बोला मोस्ट कंजर्वेटिव हाउएवर डिड नॉट प्रपोज रिटर्न टू सोसाइटी ऑफ प्री रेवोल्यूशनरी डेज। ठीक है ना, उन्होंने बोला जो नए थे कंजर्वेटिव, नाम क्या है, नए
पुरानों ने बोला कि भाई ओल्ड वाला ठीक था, पहले मोनार्की ठीक थी, लेकिन नए कह रहे हैं कि फ्रॉम द चेंजेस इनिशिएटेड बाय नेपोलियन दैट मॉडर्नाइजेशंस कुड बी स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन लाइक द मोनार्की। इन्होंने बोला कि भाई अगर जो नेपोलियन ने बदलाव किए थे ना, ऐसे बदलाव होंगे तो हमारा देश और स्ट्रांग बनेगा, ठीक है ना। इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रांग, ठीक है। तो देख रहे हो कि अब कंजर्वेटिव्स में ही दो तरह की बातें हो रही थी, एक कह रहे थे मोनार्की अच्छी है और एक कह रहे थे कि भाई नेपोलियन ने जो चेंज किए थे वो काफ़ी अच्छे थे। नेक्स्ट पॉइंट पे, अ मॉडर्न आर्मी एंड एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी एंड डायनामिक इकोनॉमी, द एबॉलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सर्फडम कुड स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ यूरोप। अब ये जो नए कंजर्वेटिव्स हैं ये लोग कहते हैं कि भैया नेपोलियन के चेंजेस को अगर हम लोग मोनार्की में लाते हैं तो मोनार्की और स्ट्रांग हो जाएगी, कमज़ोर नहीं पड़ेगी वो, और आपकी जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी आपकी। यहाँ पे ये कह रहे हैं बेटा आपको। नेक्स्ट पॉइंट पे, इकोनॉमिक्स बिगैन टू थिंक इन टर्म्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। जो इकोनॉमिक्स थे वो जो ट्रेड वाली बात की थी नेपोलियन ने, वो उसकी बात को यहाँ पे ले रहे थे, ठीक है। दे टॉक हाउ द नेशन कुड डेवलप एंड व्हाट इकोनॉमिक मेजर्स कुड हेल्प फॉर दिस टुगेदर। उन्होंने बताया था भाई किस तरीके से नेशन आगे देश बढ़ेगा और किस तरीके से आपकी नेपोलियन द्वारा किए गए जो बदलाव हैं इकोनॉमिकली वो आगे बढ़ेंगे। फ्रेडरिच लिस्ट जो प्रोफेसर है इकोनॉमिक्स की यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूबिंगन जर्मनी में, लिखा था द एम ऑफ द ज़ोलोवेरिन इज टू बाइंड द जर्मन्स टू द नेशन। इन्होंने बोला था कि भाई जो आपका ज़ोलोवेरिन जो था उसकी जो एम था वो क्या था, वो था जर्मन्स को इकोनॉमिकली बांध देना, ठीक है बच्चों। तो बेटा ये जो हमने टॉपिक है ना अब तक, ये आपको बता रहा है कि किस तरीके से नेपोलियन की हार के बाद एक नई तरह के लोग आए थे जिनकी सोच रही थी कि भाई नेपोलियन के चेंजेस के साथ मोनार्की को स्टैब्लिश कर देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट बेटा जो हमारे यहाँ पे आती है वो क्या आती है, इट विल स्ट्रेंथन द नेशन मटेरियली एज मच बाय प्रोटेक्टिंग इट्स इंटरेस्ट एक्सटर्नली एज बाय स्टिमुलेटिंग इट्स इंटरनल प्रोडक्टिविटी। यानी कि यहाँ पे बेटा आपको सिंपली ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से आपके नए कंजर्वेटिव्स लोग आए थे, ठीक है ना, उन्होंने ये बोला कहता है कि भाई जिस तरीके से ये जो बदलाव हुए हैं नेपोलियन द्वारा, ये एक देश को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करें, काफ़ी जो है वो आगे आपका ले जाएंगे, ठीक है। अब ये जो था नया कंजर्वेटिज्म का बेटा, जब मैंने पहले कहा था आपको कि इसका मतलब क्या होता है, अगर आपसे पूछते हैं व्हाट इज़ कंजर्वेटिज्म तो क्या बोलोगे, अ पॉलिटिकल फिलॉसफी दैट स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन। परंपरा की बात करते हैं लोग, जो स्टैब्लिश्ड उनकी बात करते हैं, एंड प्रिफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंज इन 1815, ठीक है ना। ये कहते हैं कि भाई बदलाव जल्दी होने चाहिए, ये नए लोग कहते थे, पहले वाले लोग जो थे वो नहीं बताते पसंद इन चीज़ों को आपका। ये नेक्स्ट पॉइंट पे 1815 में, ठीक है, आप सभी जानते हैं प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन और रशियन सब ने बेटा मिल के नेपोलियन को हराया था। मेट एट वियना की जो ट्रीटी थी बेटा आपका, ठीक है, ये यूरोप में मिलते हैं आपका। द कांग्रेस वाज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच। ये नाम बेटा बहुत ज़रूरी है, इसको आप ध्यान रखना आपका, ठीक है भैया। अब देखो बेटा होता क्या है, ट्रीटी ऑफ वियना जो 1815 में हुई थी उसमें क्या क्या होता है, उसकी क्या क्या पॉइंट्स थे, मीन्स यू हैव टू राइट डाउन दी फीचर्स। यहाँ बेटा आपको जो है वो यहाँ बेटा आपको फीचर्स लिखने हैं, किसके लिखने बेटा फीचर्स आपको, यहाँ बेटा आपको लिखने ट्रीटी ऑफ वियना के फीचर्स। सो क्या कहते हैं, ट्रीटी ऑफ वियना 1815 with the object of undoing most of the changes that came about in Europe during the Napoleonic War। नेपोलियन ने जो दो बदलाव किए थे उन सब बदलावों को बंद कर देना, उनको सबको ख़त्म कर देना। पहला जो है वो क्या कहते हैं फीचर था किसका, आपका ट्रीटी ऑफ वियना का, ठीक है ना। नेपोलियन ने बदलाव किए थे, 11 साल बाद वो हार गया, तो उसने जो बदलाव किए थे उसको रिमूव करने की बात कह रहे थे यहाँ पे आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, द बार्म डायनेस्टी विच हैड बीन डिपोज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज रिस्टोर्ड टू पावर। फ्रांस लॉस्ट टेरिटरीज इट हैड नेक्स्ट अंडर नेपोलियन। समझ रहे हो कि भैया फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले जो बार्मन डायनेस्टी उसको दोबारा से अब रिस्टोर किया जाएगा, ठीक है ना। बेटा 9th क्लास में अगर आपने चैप्टर ढंग से पढ़ा होगा तो आपको और समझ में आसानी से आएगा, अगर 9th नहीं पढ़ी है तो कोई फायदा नहीं है, आपको यहाँ पे समझ नहीं आएगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट पे, अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप ऑन बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रांस एक्सपेंशन इन फ्यूचर, ठीक है। अब क्या हुआ, फ्रांस की बाउंड्रीज को बना दिया गया ताकि जो फ्रांस जाके जो आपकी डायनेस्टी है ये अपना जो है ना ये अपने आप को एक्सपेंड ना कर सके आपका। 10
Kingdom of Netherlands, which included Belgium, was put up in north and Genoa was into the पैडमेंट इन द साउथ, ठीक है ना। अब सबको अलग अलग कर दिया कि भाई फ्रांस की अपनी टेरिटरी थी और हर अपने कंट्री की जो आपकी वो अलग अलग जो आपकी वो टेरिटरी को बना दिया गया। नेक्स्ट बेटा हमारा पॉइंट क्या आता है, प्रूशिया की बेटा बात करें, प्रूशिया वाज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज टू इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर्स वाइल ऑस्ट्रेलिया वाज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली। अब जब बेटा हम लोग इटली वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, तब हम लोग बेटा इटली की बात करेंगे। बट द जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स दैट हैड बीन सेट अप बाय नेपोलियन वाज लेफ्ट अनटच्ड। जो ये जो थे ना स्टेट्स, इनको बिल्कुल भी टच नहीं किया था ट्रीटी ऑफ वायना के अंतर्गत। इन द ईस्ट रशिया वाज गिवन द पार्ट ऑफ पोलैंड एंड प्रूशिया वाज गिवन अ पोर्शन ऑफ सैक्सोनी। द मेन इंटेंशन वाज टू रिस्टोर द मोनार्कीज, ठीक है ना। जो ट्रीटी ऑफ वायना थी 1815 की, उसका मेन पर्पस था कि जो आपकी मोनार्कीज पहले हट चुकी थी उनको दोबारा से रिस्टोर कर देना और एक नया कंजर्वेटिव ऑर्डर दोबारा स्टैब्लिश करना जो नेपोलियन की टेंडेंसी भी लेता और जो पुरानी मतलब मोनार्की होगा, मोनार्की लेकिन वो नेपोलियन वाले थोड़े से काम जो है वो करेगा। इसी को बोला जाता है बेटा आपका न्यू कंजर्वेटिव, ठीक है बच्चों। आपका नेक्स्ट पॉइंट, कंजर्वेटिव रिजाइम सेटअप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक, दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट। अब ये जो नए लोग आए थे ना बेटा, ये क्या थे, ये थे अपने मनमानी करने वाले, इनको अपनी बुराई सुनने का मन नहीं था, ये अपनी बुराई सुनते नहीं थे, इसलिए इन्होंने सेंसरशिप लगाई थी। यू नो सेंसरशिप मतलब क्या होता है कि सरकार के खिलाफ बोल सकते नहीं हो, सरकार के खिलाफ बोलने से पहले आपको पूछना पड़ेगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, मतलब सरकार के खिलाफ जो भी आप अखबारों में लिखते हो, बुक्स में लिखते हो, वो आपको बिल्कुल हो जाएगा। प्लस इस और इन कंजर्वेटिव्स ने लिबर्टी छीन ली थी, फ्रीडम छीन ली थी आपकी ये। द मेमोरी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन नॉनदलेस कंटिन्यू टू इंस्पायर लिबरल्स। अब भाई जिस कारण से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था वही सब बातें दोबारा आ रही थी आपको ये, ठीक है। वन ऑफ द मेजर इशू टेकन बाय द लिबरल नेशनलिस्ट हु क्रिटिसाइज्ड द कंजर्वेटिव ऑर्डर वाज फ्रीडम ऑफ द प्रेस। भाई मीडिया की आज़ादी, प्रेस की आज़ादी पूरी छीन ली थी किसने, 1815 के नए कंजर्वेटिव रिजाइम्स ने, ठीक है बच्चों। तो ये बेटा टॉपिक था आपका जो आपने अब तक ये पढ़ लिया है। अब हमारा बिल्कुल इस जो बेटा हम लोग पढ़ रहे थे नेशनलिज्म मेकिंग वाला, इसका बेटा बिल्कुल लास्ट टॉपिक आपका था, क्या नाम है इसका, द रिवॉल्यूशनरीज। अब भाई देखो सिंपल सी बात है यार, एक सिंपल बताओ जरा बात। पहले आए बारबोन, उनको हटाया, फिर आया फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसके बाद में नेपोलियन आ गया। अब उसको हटा के दोबारा मतलब जिस बंदे को हटाने के लिए फ्रेंच क्रांति हुई थी, जिनको हटाने के लिए फ्रेंच क्रांति हुई थी, ठीक है, उन्हीं को दोबारा से इस्टेब्लिश कर दिया गया नेपोलियन को हरा के। तो अब उस जो आपका एरिस्टोक्रेट्स थे, वो जो बेटा आपके नए कंजर्वेटिव्स थे, उनके खिलाफ क्या हुआ था, उनके बेटा खिलाफ आपके रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गए थे आपके। ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रोव मैन लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। अब क्या हुआ, अब आप सब जानते हो जब क्रांति होती हैं तो क्रांति बेटा खुल के नहीं हो पाती हैं, कभी कभार अंडरग्राउंड होकर आपको क्रांति करनी पड़ती है। क्रांति मीन्स कि आपको जो बदलाव कर सोसाइटी के अंदर आपका ये, ठीक है। Secret societies sprang up in many European states to restrain revolutionary and spread their ideas। अब जो ये दोबारा से मोनार्की स्टैब्लिश हो रही थी ना फ्रांस में, उसके खिलाफ चुपके से सोसाइटी फॉर्म हो रही थी रिवॉल्यूशनरीज के लिए। टू रिवॉल्यूशनरी एट दिस टाइम मेन द कमिटमेंट टू अपोज द मोनार्की फॉर्म। समझे, रिवॉल्यूशन मतलब क्या होता है, जो मोनार्की लोग कर रहे थे, जो वियना कांग्रेस कर रही थी, उसके खिलाफ जाना एंड टू फाइट फॉर लिबर्टी और फ्रीडम के लिए लड़ना, ठीक है ना। इन्हीं रिवॉल्यूशनरीज ने बेटा नेशनल स्टेट की आवाज़ जो है वो उठाई थी आपका। एक ऐसी व्यक्ति का नाम, जिसका नाम क्या नाम आपका, एक ऐसी व्यक्ति थे जो सबसे बड़े लीडर निकले, उनका नाम था क्या, गुसेप्पी मजीनी। क्या, गुसेप्पी मजीनी। इनका जन्म हुआ था ग्योना में 1807 में। ही बिकेम अ मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी एट कार्बोनेरी एज अ यंग मैन ऑफ 24। इन्होंने 24 साल की उम्र में ज्वाइन किया था सोसाइटी को एज ए रिवॉल्यूशनरी, और इनको 1831 में इनको एग्जाइल भी भेजा गया था। इन्होंने जो रिवॉल्यूशन की शुरुआत की थी कहाँ पे, लिगुरिया में आपको ये। तो समझ रहे हो ये पूरी सीक्वेंस बेटा चला रहा है आपका ये। अब बिल्कुल भी आपको न्यू कन्वर्जन होगी, बिल्कुल बेटा जो है आपका ये सीक्वेंस आपका चला आ रहा है। ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड 2 मोर अंडरग्राउंड सोसाइटीज़। इस बंदे ने 2 और सोसाइटी को फॉर्म किया था। फर्स्ट कौन सी, यंग इटली इन मार्सलीज एंड देन यंग यूरोप इन बर्ने। उस मेंबर्स लाइक माइंडेड यंग मैन फ्रॉम पोलैंड। सोसाइटी के अंदर बेटा पोलैंड से लोग थे, फ्रांस से थे, इटली से थे,
जर्मन से थे। मजीनी बिलीव डैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी नेचुरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैनकाइंड, सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी पैचवर्क ऑफ स्मॉलर किंगडम्स। ठीक है, जब बेटा हम लोग इटली पढ़ेंगे, जर्मनी पढ़ेंगे, तब बेटा हम लोग ये सारी बातें आगे जो आपकी वो डिस्कस करेंगे आपके ये। ठीक है, तो बेटा यहाँ तक आपका ये टॉपिक जो है वो हमने 2 टॉपिक्स अपने कवर अप कर लिए। आई होप बेटा आपको ये समझ में आ गया हो। ठीक है, एक सीक्वेंस में हम लोग करेंगे इस चीज़ को, और सीक्वेंस बेटा हमारा जो आपका वो चला आ रहा है।